यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जनाब, एक बहुत डिबेट चल रही है इस वक्त, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया। जो इस वक्त बात की जा रही है वो है चाइना और इंडिया को अचानक क्या हुआ। और इस वक्त मेरे सामने ब्लूमबर्ग ओपन है, उसमें जो पब्लिश हुआ है, वैसे तो हर तरफ पब्लिश हुआ है, लेकिन इसमें पब्लिश हो रहा है कि इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश नियर डिस्प्यूटेड बॉर्डर लास्ट वीक। और कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से ये बात बताई गई है कि ये एलएसी पर ये हुआ है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिशियन वाशिंगटन डीसी से जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, और भी बहुत सारे मौजूआत, पाकिस्तान के इंटरनल मामला, उस पर भी आपसे बात करते हैं, लेकिन सर ये जो मामला है इस वक्त, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अचानक से हमें ये खबर मिली? वैसे कहा जा रहा था कि पहले हुआ, लेकिन फिर इंडियन मीडिया ने इसको ओपन किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई 9 के करीब सोल्जर्स जख्मी भी हुए। सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए, एक तो अगर देखा जाए तो रिसेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी अभी रिसेंट सऊदी अरेबिया गए, तो वहां पे भी भारत जो है उनके जज्बात मजरू हुए। उसके बाद अब ये बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हुआ वाकया, ये 9 दिसंबर का वाकया है। और इस वक्त जो भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, एक तो वो ना सिर्फ इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि वहां पे बताना चाहूंगा कि इजलास जारी है वहां पे असेंबली का सर्दियों वाला। उसमें हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठाई है कि हमें देर से क्यों बताया गया है। ये वहां पे झड़प तो शुरू हुई है, वाई द लॉ मेकर्स वर नॉट टेकिंग इनटू द कॉन्फिडेंस। और उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि अब वो एक तो उनकी फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, दोनों आर्मीज की हो रही है वहां पे, और लोगों के सिर्फ जख्मी होने तक, अभी तक किसी का जानी नुकसान जो है उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला। तो तवांग सेक्टर में ये सारा सिलसिला हुआ है। और देखा जाए अगर, तो इतनी गैर मामूली बात नहीं है। 3800 किलोमीटर का जो है बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के साथ, 2360 माइल्स। ये बहुत लंबा बॉर्डर है दोनों मुल्कों के दरमियान। और उसमें देखा जाए अगर, तो इस वक्त भारत अपनी कोशिश बहुत कर रहा है। अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है पहले से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 50% उन्होंने अपना डिफेंस का बजट बढ़ाया है। उन्होंने 49.6 बिलियन से 76.6 बिलियन ले गए हैं अपने बजट को, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एक शिप कैरियर भारत के पास था, अब दूसरा शिप कैरियर भी लॉन्च उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन देयर इज नो मैच इन बिटवीन टू कंट्रीज। अगर देखा जाए इस वक्त अगर आप एनालिसिस करें, तो चाइना के पास इस वक्त 2801 तैयारे हैं फाइटर एंड सपोर्टिंग, और भारत के पास सिर्फ 856 तैयारे हैं। अगर देखा जाए तो नेवी के अंदर भी चाइना स्ट्रांग है, उनके पास 147 शिप्स या उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल जहाज मौजूद है, और भारत के पास सिर्फ 45 है। भारत के पास 1 सबमरीन है, चाइना के पास 6 सबमरीन है। लेकिन ये कि भारत इज स्टेपिंग अप, अपने कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को किसी तरीके से चाइना के इक्वल आए। अमेरिका की पार्टनरशिप है खासकर उनके साथ इस हवाले से, डिफेंस की वजह से। लेकिन अब देखें कि ये कहा जाते हैं, मजे की बात यह है अगर देखा जाए तो ना सिर्फ वो उनकी कन्फ्रंट्रेशन भी है, लेकिन ट्रेड भी अपने पीक पे है दोनों साइडों पे। मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था, वो हमारे यहाँ से एक्स एम्बेसडर थे एजाज चौधरी साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लिखा था कि पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी उनसे, कि 2 ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं, लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है, और उसके नंबर्स जो है वो दिन ब दिन बल्कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन ये वाकई झड़प हुई है। भारत के लिए पिछला हफ्ता 2 हफ्ते तकरीबन जो थे वो अच्छे नहीं थे। प्रेसिडेंट शी का दौरा और उसके बाद ये चाइना से उनका जो इंटरेक्शन हो रही है बॉर्डर के ऊपर, ये 2 हफ्ते जो थे उसमें काफी खबरों का बायस बना रहा है भारत। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दुश्वारियां जो है, अब वो भी आपको पता है, चमन वाली साइड पे आपके 7 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। उसके बाद आपने उनकी चेक पोस्ट पे अटैक किया है और वहां उनके 9 आपने फौजी मारे हैं।
आज जो थी आज आपके जो ख्वाजा आसफ साहब हैं, उन्होंने असेंबली के अंदर एक तकरीर फरमाई। उन्होंने कहा कि हमारा अफगान जो है वो दे हैव अपोलोजाइज्ड कि ये हमारी गलती थी। हकीकत में वहां पे आपकी बाढ़ जो थी, बॉर्डर के ऊपर बाढ़ आपकी टूटी हुई थी, उसको रिपेयर करने के लिए वो रिपेयर करे, तो वहां से ये शिद्दत इख्तियार की। और जो सिविलियन बनाने वाले और सिविलियन जो चमन के शहरी थे, उन्होंने जब उस पर अटैक किया तो उस पर आपके 7 लोग जो है मर चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके दोनों बॉर्डर्स की तरफ से ही गर्म हवाएं आपकी तरफ आ रही हैं। एक तो तालिबान जो कि आपने खुद पाले थे, खुद ट्रेन किए थे, वो आपके गिरेबान को पकड़ रहे हैं। और दूसरी साइड पे भारत ये समझता है कि यू आर कंप्लीटली अनस्टेबल, आपकी पोजीशन ना मुआशी, ना सियासी, ना आपके जो मॉरल्स हैं, आप यू आर कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड। आपके जो फॉरेन रिजर्व एसेट्स 6.7 बिलियन वो भी चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, सिर्फ देखने के हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके हालात ये हैं कि आप, जिस तरह मैंने पहले भी आपको 1-2 दफा कहा है कि 25 मिलियन आप गूगल को नहीं दे सकते। आपके हालात इस तरह हैं। आप इस वक्त $225 मिलियन फॉरेन एयरलाइंस का दबा लिया है आपने, वो अपने ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप अभी भी अपने जो लग्जरी अल्लो तल्लों से बाज नहीं आ रहे। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वाशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं अपने डेलीगेशन के साथ। मेरे ख्याल में कोई उनको जरूरत नहीं थी आने की, जिस तरीके से आपके हालात हैं। खान साहब हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतर नहीं रहे नीचे। और इस वक्त आपका कोई एंकर, कोई टीवी चैनल आपकी असल जो मुद्दे हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिलवा रहा। आपका इस वक्त जो सबसे ज्यादा इशू पाकिस्तान के अंदर पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप है। आधे न्यूज चैनल जो है वो परवेज लाई, मोनस लाई के साथ वो जो सारा दिन अपने अपने स्पेकुलेशंस, अपनी अपनी बातें बताते हैं। दुख की बात है, फॉरेन पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी इज नॉट ऑन द रेडार ऑफ एनी पाकिस्तानी। ठीक, अच्छा शाही साहब, आपसे इस पे भी मैं बात करूंगी। अफगानिस्तान के जो काबुल में जो होटल पर हमला हुआ है और वहां पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, ये बात कही जा रही है जैसे इंडियन मीडिया की तरफ से जो है वो इस तरह का कि जो चाइना उसकी तरफ से प्रोवोक किया गया। अब अगर ऐसा है तो एक तरफ चाइना ने फ्रंट खोल रखा है अपना ताइवान का, आप जानते हैं, और फिर अब इस तरफ से ये भी। तो आपको नहीं लगता कि जबकि इंडिया, हम ये देखते हैं कि बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो इरा है ये जंग का नहीं, यानी वो कुछ अमन की बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि चाइना जिस तरह भी है उसका यही एक पहलू नजर आता है। तो इसमें जो अमेरिका है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया की साइड पर है? इसकी वजह यह है कि चाइना के खिलाफ है, तो चाइना ये दिखाने के लिए किसी को कर रहा है? नहीं, आप ये देखें, नोट करें, अब से तकरीबन 1 महीना पहले अमेरिकन और इंडियन फोर्सेस ने एक्सरसाइज की थी चाइनीज बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और उसके ऊपर चाइना जो था उनको रिजर्वेशंस थी। वो 100 किलोमीटर के फासले पे दोनों आर्मीज ने एक ठंडे इलाके के अंदर जो थी वो एक्सरसाइज की थी अमेरिकन के साथ। दे हैड रिजर्वेशंस देयर। उसके बाद आपने देखा होगा कि ताइवान में जाके हमारी स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने प्रवोक करने की कोशिश की। तो वो भी अपना शो करना चाहते हैं। नया जो नेक्सस बन रहा है वो चाइना और रशिया का बन रहा है। नेक्सस दोनों का, दोनों समझते हैं कि हम मिलके हम वेस्ट को जो है वो मुआशी तौर पर या डिफेंस पे वी कैन काउंटर दैट, और उसमें समहाउ दे आर सक्सेसफुल बोथ ऑफ देम। रशिया का आप देखें, क्रीमिया में अगले दिन वो जो एक ब्रिज रशिया का और जो क्रीमिया को जोड़ रहा था जंग के दौरान, वो टूटा था। लेकिन इस हफ्ते की खबर ये थी कि वहां पे पुतिन जो है खुद गाड़ी चला के उन्होंने क्रीमिया का दौरा किया। उसके बाद वो जो पेट्रोलियम पे $60 पेट्रोलियम के ऊपर कैप था, उसको बड़े बुरे तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर कैप की बात की तो हम अपनी गैस की सप्लाई बेचना ही बंद कर देंगे। तीसरा, जो बाइडेन की तरफ से एक सुलह के लिए भेजा, मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब तक हमारे जो एरियाज एनेक्सेशन हमने टेक ओवर किए हैं उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते उनकी कि वो दे आर पार्ट ऑफ रशिया। सो रशिया और चाइना दे आर बोथ स्ट्रॉन्ग। चाइना का सिर्फ एक मसला इस वक्त ये है कि वो कोविड से अभी दे आर फाइटिंग विद इट। उनके कई शहर अभी तक लॉकडाउन है, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रही और उनकी इकोनॉमी को पीछे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वरना दे आर स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको जिस तरह नंबर बताया, they are not only strong, they wanted to stand up to America and their allies.
और somehow they are successful. भारत जो है वो उनके पास they are struggling, they are coming up, no question about it, they are successful. लेकिन इसको उनको सस्टेन करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना होगा। ये सारी जितनी वो तरक्की कर रहे हैं, अगर किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे तो उसके बाद ये सारा उनका इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है। दे आर गोइंग थ्रू क्राइसिस एज वेल, लेकिन इस वक्त दो सपोर्ट है। तो जिन्होंने रशिया से तेल लिया है उनकी इकॉनमी को वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब मैं अगले दिन एक खबर पढ़ रहा था कि अब उन्होंने फर्टिलाइजर भी जो है रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होती है, एक मेन क्योंकि फ्रेट होता है, हर चीज जो होती है आपकी रात जगह से, आपकी फैक्ट्री से निकलकर बाजार तक कैसे जाती है, वो ट्रकों पे जाती है, ट्रेनों पे जाती है और उसमें एनर्जी लगती है। तो मैं समझता हूँ इसको भारत की इकॉनमी का सबसे बड़ा सीक्रेट जो उन्होंने रशिया से तेल लेना शुरू किया, तो सस्ता तेल लेकर उन्होंने कीमतें मेंटेन रखी और दे आर मेकिंग मनी। नॉट ओनली दिस, मैं तो बल्कि यहाँ तक पढ़ रहा था कि वो ना सिर्फ रशिया से तेल लेते हैं बल्कि उसको रिफाइन करके आगे बेचते भी हैं। सो दे आर वेरी स्मार्ट। और प्लस मैंने आपको कहा था कि वो जो रशिया से तेल लेते हैं वो रुपयों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नॉट इन डॉलर। इस वक्त एक और जो बात मैं बताना चाहूंगा जो एक सबसे बड़ी तशवीशनाक है, वॉशिंगटन डीसी इज वेरी कंफ्यूज एंड नर्वस। जो प्रेसिडेंट शी सऊदी अरेबिया में गए हैं, वो जो तेल की ट्रेड है वो भी सोचा, इसके ऊपर भी बात हो रही है कि इट मे नॉट बी इन द डॉलर्स, जिस तरह डॉलर के साथ ट्रेड होती है। मे बी दे विल बी यूजिंग आइदर चाइनीज करेंसी और समथिंग एल्स और मे बी सम कमोडिटीज। तो इस वक्त जो वेस्ट और अमेरिका दे आर इन डिक्लाइन, उनके इंटरनल इश्यूज हैं। अमेरिका इस वक्त डेमोक्रेटिकली बैंकरप्ट होता जा रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त जो डेडलॉक है, ऑलमोस्ट हाउस जो है रिपब्लिकन बन चुका है, सेनेट डेमोक्रेट और प्रेसिडेंट नॉन एग्जिस्टिंग। सो इस वक्त अगले 2 साल यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकेगी। एक पार्टी करने की कोशिश करेगी, दूसरी उसको रोक लिया करेगी। तो ये डेडलॉक है, इट्स अ फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी। तो 2 साल अमेरिका का डिक्लाइन बड़ी तेजी से आएगा। उसके बाद जब तक कोई 2/3 मेजोरिटी या दोनों हाउसेज लेकर नहीं आएगा, अमेरिका वोंट बी ऑन द ट्रैक एनीमोर। और पुतिन हैज कैलकुलेटेड अमेरिका, पुतिन हैज सीन कि दिस द बराक ओबामा regime is making decisions, और वही पॉलिसी उनकी पुरानी ओबामा की चल रही है, और वो ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। वो सीरिया में, इराक में उनको टेस्ट कर चुके हैं। सो द होल वर्ल्ड, अमेरिका इज नॉट ऑन ऑफेंसिव, इट्स ऑन डिफेंसिव। ठीक। अच्छा, तो साई साहब ये जो आपने फरमाया, इससे पहले कि मैं एक पाकिस्तान के हवाले से सवाल, डॉलर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ यानी डाउनफॉल? आपको लगता है कि डाउनफॉल होगा और कोई और करेंसी? देखें, ये जो दूसरी करेंसियां हैं, ये पहले भी इनके बारे में सोचा गया है, अब भी सोचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा तजर्बा, जो कामयाब तजर्बा भारत ने किया है रशिया से तेल लेकर रुपयों में, और उसी को मिसाल बनाकर आज जो सऊदी अरेबिया भी देख रहा है, और स्पेशली स्नब करने के लिए, अमेरिकन डॉलर को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और जिस दिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन भी सिर्फ एक चीज, ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर में होना बंद हो गई, उस दिन डॉलर क्या, उस दिन अमेरिका विल बी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, डॉलर की। और इसमें अमेरिका ने अंदर क्या किया है, यहाँ पे रिसेंटली कोविड में इन्होंने $7 ट्रिलियन प्रिंट करके अपनी इकॉनमी को संभाला दिया है। इन्होंने लोगों को पैसे दिए, अपने कारोबारों को पैसे दिए। लोग आज भी घरों में बैठ के, दिस इज अ ट्रेंड इन अमेरिका राइट नाउ, वर्क फ्रॉम होम। हमारी स्टेट सारी बंद है इस वक्त, घरों में बैठ के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट इज शट डाउन, लोग घरों से काम कर रहे हैं। सो दिस इज अ न्यू ट्रेंड। इन्होंने घरों में बिठा के लोगों को पैसे दिए, सोशलिस्ट एजेंडा था, यूनियंस हैं वो स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई नया शॉक सरप्राइज अमेरिका के लिए आता है, अमेरिका वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन, अमेरिका विल गो बैंकरप्ट इफ द ऑयल की ट्रेडिंग अगर किसी और करेंसी में शुरू हो गई। लग रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अपने एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं करता, अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में फेल है, अफगानिस्तान से जलीलो ख्वार होकर निकला, यूक्रेन को बचा नहीं पाया, और उसकी वजह से उसके एलाइज कमजोर समझते हैं अपने आप को, और वो अपने अपने डिसीजन खुद कर रहे हैं। आपके जो यूरोपियन एलाइज हैं वो चाइना के साथ डायरेक्ट, रशिया के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं। अब ये मिडल ईस्ट की बारी आ चुकी है कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग इनटू द चाइनीज कैंप। सो दिस इज वरीसम फॉर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा सारिक साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो इमरान खान है, अभी हम पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा अगर देख लें, इमरान खान तो वही वाली बातें कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन यहाँ पर कई चल रही है, और इसहाक डार साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी और हम संभालेंगे, ये तो बिल्कुल वो है, प्रोपेगेंडा है, हम इसको संभाल लेंगे। लेकिन जो इस वक्त रिजल्ट हैं वो आप जानते हैं। तो और फिर
अफगानिस्तान में बल्कि जो मैं खबर पढ़ी थी कि वहां के होटल पे भी एक, यानी वहां के अंदर भी जो है वो कार्रवाइयां हो रही हैं और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के बीच जो क्लैशेस हैं वो भी चल रहे हैं और अंदर टीटीपी के हमले भी बढ़ रहे हैं। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या इलेक्शन की जो बात की जा रही है, तो इलेक्शन तो मेरा ख्याल ये है कि ये ज्यादा बड़े मसाइल नहीं है कि पहले इनको देख लिया जाए ये क्या हो रहा है। देखिए, आज इमरान खान साहब ने फिर ये बात की है कि जी ये इकॉनमी जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन इसको पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज करने वाला कौन है? वो तो खान साहब खुद है। और दूसरी अगर बात आज मुझसे पूछी जाए कि पहले तो इलेक्शन कराना, एक 22 अरब रुपया का उसका बिल है, वो कौन देगा? नंबर वन। और दूसरा, अगर जो इलेक्शन हो भी जाते हैं फॉर द एक मिनट के लिए सोचा जाए, तो कौन नए फरिश्ते आएंगे? यही इसी गंद में से गंद निकलेगा जो पहले मौजूद थे। उसी में से वो राजा रियाज टाइप के और उसी तरीके से मुराद सईद जैसे लोग आएंगे सामने। तो उनके पास कौन सा ऐसा जादू की उनके पास छड़ी है जिसके साथ पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ठीक हो जाएगी? इस वक्त दर हकीकत अगर देखा जाए, आपको एक नेशनल इकोनॉमिकल इमरजेंसी की जरूरत, मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है। आपको अपने इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए सिवाय अद्वियात के। और आप इस वक्त आप सिर्फ 3 महीने के लिए लग्जरी गुड्स आपने बंद किए थे, आइसक्रीम और चॉकलेट, तो आपकी रूलिंग एलीट की चीखें निकल गई थी। आपके महंगे बैग बंद हुए थे, मेकअप का सामान बंद हुआ था, तो चीखें निकल गई थी। दूसरे महीने बहाल करना पड़ा था मुफ्ता इस्माइल को। लेकिन आपको इस वक्त मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है और दूसरा आपको एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है, इंटर्म गवर्नमेंट की जरूरत है। और वो लोग सलाहियत बेस आ गए हैं और मेक श्योर किया जाए कि उनके बच्चे जो हैं वो लंदन बेस नहीं है, वो डुअल सिटीजन नहीं है, उनको उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए और हर मंथली उनको चेक किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को। और आपको सब्सिडी देकर आपको बिजनेस को जंप शॉट देकर स्टार्ट करना चाहिए। आपका फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाता था, अब वो सारा कारोबार महंगी बिजली और आपके टैक्सेस की वजह से सारा बांग्लादेश चला गया है। आपको 5-5 साल के टैक्स फ्री जोन बनाने चाहिए। आपको बिजली सब्सिडाइज, आप मेक श्योर करें कि आपकी प्रोडक्ट्स यहां से असेंबल हों और वो एक्सपोर्ट करने के इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर कंपीट करने के लिए फिजिबल हो। लोग इस तरह अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए आपको नेशनलिज्म की जरूरत है, आपको विल की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा जो इस तरह के स्टेप्स ले सके। मेरा ख्याल में आप फ्री फॉल पे हैं, आप गिरेंगे, क्रैश होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आप आइदर यू विल बी एबल टू रिवाइव और सर्वाइव और नॉट। लेकिन इस वक्त यू आर ऑलमोस्ट इंचेस अवे फ्रॉम द, आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ खबरों में अभी तक नहीं आया। मैंने आपको बताया था 6.7 बिलियन, इट इज नॉट योर मनी, इट बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया एंड चाइना। तो आपकी पिक्चर आपके पास सबसे आप इससे बुरी क्या होगी कि $25 मिलियन आप गूगल को नहीं दे पा रहे। सही कह रहे हैं साजिद साहब। आखिरी अगर आप एक मुख्तसर कमेंट करना चाहेंगे, ये जो ये एलएसी का है चाइना और इंडिया के बीच, इसमें पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? पाकिस्तान देखिए, मेरी नजर में अगर आलिया मुझसे पूछें, जब आप बाजी हार चुके हो इकोनॉमिकली और मॉरली आप बैंकरप्ट हो चुके हो, तो अपने आसपास आपको हालात बेहतर करने चाहिए। इस वक्त आपकी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं मुआशी इमरजेंसी, इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी की इमरजेंसी भी होनी चाहिए। आपको फौरन से पहले तालिबान से रिलेशनशिप अफगानिस्तान से ठीक करने चाहिए, चाहे बाय फोर्स और चाहे जिस तरह, और इसी तरीके से आपको रिलेशनशिप भारत से ठीक करने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। इस वक्त यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद एनीबॉडी, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप द ट्रेड। आपको सबसे पहले चाहिए, मैं समझता हूं ये आपकी इकोनॉमी की एबीसी में पहले नंबरों पे होनी चाहिए कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके ट्रेड शुरू करें। आपकी दालें सिर्फ इस वजह से महंगी हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं। दालें आपकी सस्ती थी जब भारत से आ रही थी। आपकी दवाइयां और सब्जियां और सारी चीजें वाघा साइड से, लाहौर के बॉर्डर से आनी चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी। तो आपको ये सारी चीजें छोड़कर आपको बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। आप वो जो सारी जिंदगी हमने एक ड्रामा रखा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनाते रहे हैं डॉलरों की वजह से, आपको अब वो डॉलर ना आएंगे जो ख्वाब आप देखते हैं। आप अब कोशिश करें कि दूसरी तरफ जाएं, फिक्स योर रिलेशनशिप विद योर नेबर्स। आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड मैटर। वेरी वेल सेड साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा।